दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है चित्रदुर्ग के नरबख्शी बाग की, जिसके 2 एपिसोड हो चुके हैं और अब आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसका तीसरा एपिसोड। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि ये बाग बहुत ही खतरनाक, हॉरिबल हो गया था और उसने इस पूरे क्षेत्र को बुरी तरह से आतंकित कर रखा था। मवेशियों के अलावा वो इंसानों को भी जो है मार मार के खा रहा था। मतलब इंतहा हो गई थी। परेशान हो गए थे, पूरा इलाका काँप रहा था, थर 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 थर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, काफ़ी कुछ आपको याद होगा कि 2 नौजवान शिकारियों में से एक शिकारी जिसका नाम टॉड था, बाघ उसे मार के खा गया था, यानी शिकार खुद शिकार हो गया था। फिर एंडरसन साहब ने एक करीब 8 फुट चौड़ी और करीब 2 फुट गहराई वाली एक काहिल मंगा कर उसे खुदवाए हुए गड्ढे के ऊपर रख दिया था, याद होगा आपको। और उस पत्थरों की सहायता से कुछ इस तरह से रखा गया था कि ज़मीन और काहिल के बीच में इतना गैप रहे कि वहाँ से एक तो बाहर देखा जा सके और ज़रूरत पड़ जाए तो फायर भी किया जा सके। मतलब ज़मीन और काहिल के बीच तक कुछ गैप छोड़ दिया गया था, पत्थर रख रख करके, लेकिन बीच बीच में गैप भी रखे गए थे। फिर उस काहिल को बहुत अच्छी तरह से मिट्टी और सूखे पत्ते और झाड़ झंकार डाल के उसको इस तरह से ढक दिया गया था कि वो ज़मीन का ही हिस्सा लग रहा था, जो बस एक ज़मीन का हिस्सा है जो बीच में थोड़ा उठा हुआ है, बस बिल्कुल अंतर करना मुश्किल था ज़मीन में, या कुछ ये आर्टिफिशियल रखा हुआ है वहाँ पे। और फिर उसके अंदर मैक्स साहब और उनकी वाइफ बैठ गए थे। आधी रात के समय मैक्स साहब की वाइफ ने कुछ कुर्राने की या कराने की जैसी आवाज़ सुनी और उन्होंने काहिल और ज़मीन के बीच की जो वो हिस्सा था उससे बाहर की ओर देखा, तो एक बड़ा सा बाघ उनसे 6 फुट से भी कम दूरी पर अपनी छाती और पेट की बल बैठा होता है, जैसे पंजे आगे की तरफ करके, जैसे वो घात लगा करके बिल्कुल अलर्ट अलर्ट होकर के बैठा हुआ। क्योंकि जानवर को तो रात में साफ साफ दिखता है। वो बैठा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या यहाँ पे ऐसा। इनको घूर घूर के देख रहा था। अब ये जब देखा तो मैक्स साहब की वाइफ बुरी तरह से डर गई और मैक्स साहब को कोनी मार मार के इशारे करने लगी कि देखो इधर। लेकिन वो जगह इतनी छोटी थी कि एकदम से पलटा नहीं जा सकता था। एक आदमी के लायक का गड्ढा था, उसमें 2 लोग बैठाए गए थे। मैक्स साहब ने पीछे देखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मोड़ा तो उनकी राइफल की जो नाल थी वो लोहे की कढ़ाई से टकरा गई, जिससे खटाक की आवाज़ हुई। और जैसी आवाज़ हुई और उसी समय बाघ ने भी इनके ऊपर छलांग लगा दी। बाघ सीधा इनके ऊपर आया, और लेकिन ऊपर क्या थी, लोहे की वो काहिल थी, उसके ऊपर आया। जब उससे कुछ ऐसे ऐसे करके देखा होगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बवाल है। उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि लोहे की जो काहिल थी वो उससे उसका पंजा टकरा गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने वहाँ से दौड़ लगाई और भागकर जंगल में कहीं गायब हो गया। इसके बाद मैक्स साहब ने 3 बार सीटी बजा करके एंडरसन साहब को अपने पास बुला लिया था। और फिर जब वो आए तो उनको सारा घटनाक्रम बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं घटनाक्रम के तीसरे हिस्से में, यानी कि थर्ड एपिसोड में, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, अब तक के इस पूरे घटनाक्रम से 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। पहली तो ये कि ये नरभक्षी बाघ सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों पर भी हमला करता था, ठीक। और दूसरी, उस इलाके में कुल 3 बाघ भी एक्टिव हो सकते थे। एक तो ये नरभक्षी था ही था, और 2 ऐसे जो सिर्फ मवेशियों का शिकार करते थे, जो पालतू मवेशियों को का शिकार करते थे। अगली रात के लिए एंडरसन साहब और मैक्स साहब ने फिर से वही योजना अपनाने का फैसला किया जो पिछली रात अपनाई थी। इस बार इन्होंने एक नई भैंस को वहाँ से करीब आधा मील दूर पगडंडी पे बांध दिया और उसके पास ही एक गहरा गड्ढा खोदा और फिर उस पर वही मजबूत जो काहिल थी वो रख दी। यार, काहिल का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। काहिल दक्षिण भारत में उस कढ़ाई को बोलते हैं जो गन्ने के रस को गुड़ को बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें घोटा जाता है, उसको गुड़ बनता है, जिसकी गोलाई करीब 6 से 8 फुट और गहराई 1.5 से 2 फुट होती है, यानी कि इतनी बड़ी कढ़ाई होती है। तो इस बार गड्ढा इतना बड़ा बनाया गया कि उसमें 2 आदमी आराम से बैठ सके। मैक्स साहब की वाइफ
एक समझदार और काफ़ी हिम्मती महिला थी। लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अ, काहिल के में नीचे नहीं बैठेंगी, बल्कि वो डाक बंगले में ही रुकेंगी, वो शिकार पे नहीं जाएंगी। तो एंडरसन साहब और मैक्स साहब जाएंगे। गड्ढे के ऊपर काहिल रखकर उसे सूखी मिट्टी, झाड़ जंगल और घास से ढक के उसी तरह से कर दिया गया जैसे पहले किया था, कि वो देखने में बिल्कुल जो है नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कुछ किया गया है वो, और वो लग भी बिल्कुल नेचुरल रहा था। एंडरसन साहब और मैक्स साहब पीठ से पीठ सटाकर उस गड्ढे में बैठ गए। इस बार काहिल को थोड़ा सा और उठा के रखा गया था, थोड़ा ऊंचे पत्थरों पर रखा गया था, ताकि गोली चलाने के लिए ज़मीन और काहिल के बीच एक अच्छी खासी जगह मिल जाए। तो अच्छा खासा गैप छोड़ा गया था ताकि बाहर भी अच्छे से दिख जाए और राइफ़ल निकाल के फायर भी किया जा सके। अब ये दोनों लोग अपनी अपनी राइफ़लों के साथ बिल्कुल अलर्ट होकर तैयार होकर बैठे हुए थे। मैक्स साहब का चेहरा भैंस की तरफ था और एंडरसन साहब जो है पीछे पगडंडी की तरफ देख रहे थे। इसके बाद इन्होंने लगातार 3 रातें इसी जगह गड्ढे में बैठकर काटी जहाँ ये काहिल रख के। इसी तरह से 3 रातें इन्होंने काटी कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन बाघ नहीं आया। किसी तरह की कहीं कोई हलचल या कोई आवाज़, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि जिससे कुछ पता चले। तीसरी रात के बाद चौथे दिन की सुबह जब ये थोड़ा हल्की सी नींदी कहते हैं ना, हल्की हल्की सी नींद में थे, तो उस वक्त इन्हें खबर मिली कि होलाल केरे से 1 मील दूर, जहाँ मैक्स साहब की वाइफ ने पहले एक भालू को मारा था, आपको याद होगा मैंने बताया था ना पहले एपिसोड में कि इनकी वाइफ ने भालू को मार दिया था, ठीक उसी जगह पर एक आदमी को बाघ ने निपटा डाला, मार डाला। अब देर करने का तो सवाल ही नहीं होता था। ये लोग तुरंत अपनी कार में बैठे उसको वहाँ से निकले और फटाफट उस जगह पहुँच गए। लेकिन इन्हें वहाँ पहुँचने में थोड़ा देर हो गई थी, क्योंकि इनके पहुँचने से पहले ही जो मृतक था उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने उसका जो शरीर था उसका क्रिएशन कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया था। तो कुछ था नहीं। अब एंडरसन साहब सोच रहे थे कि यार अगर शरीर ले जाने से पहले ये लोग वहाँ पहुँच जाते तो शायद ये लोग उन लोगों को समझा पाते कि भाई इस व्यक्ति के शव को एक दिन और वहीं पे रहने दो, ताकि इनको ये वहाँ पे घात लगाते और जब बाघ उस शरीर को खाने के लिए आता तो ये उसको शूट कर देते। मतलब इनके पास एक बड़ा अच्छा मौका इनको मिल जाता उस नरभक्षी बाघ को शूट करने का। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि शव का अंतिम संस्कार हो गया था। बड़े निराश हो गए यार ये लोग। खैर इन्होंने फिर एक भैंस का और इंतज़ाम किया। चलो बेट का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। खरीदी गई एक भैंस, और इस बार उस भैंस को शिकार वाली जगह से सिर्फ 50 गज की दूरी पर बांध दिया। जहाँ पे आदमी को मारा था उससे 50 गज की दूरी पर उसे बांध दिया। और वहीं पास के एक पेड़ था वहाँ पे। वो इतनी बढ़िया लोकेशन पे वो पेड़ था कि वहाँ से भैंस और पगडंडी दोनों नज़र आती थी। मतलब दोनों जगह पर आप वहाँ से बैठ के दोनों जगह पर नज़र रख सकते थे। एंडरसन साहब ने उस पेड़ के ऊपर अच्छी खासी ऊंचाई पे एक बढ़िया मजबूत मचान बनवा लिया। और दोस्तों इस बार मैक्स साहब को आराम देना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो कई रातों से लगातार जागरण कर रहे थे और इस वजह से उनकी थोड़ा तबीयत भी नासाज हो रही थी और वो काफ़ी थक भी गए थे, तो उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। तो एंडरसन साहब ने तय किया कि उस रात वो अकेले ही मचान पर बैठेंगे और बाघ का इंतज़ार करेंगे, कोशिश करेंगे बाघ आए तो उसे शूट कर देंगे। ये पूरी रात मचान में बैठे रहे, कुछ नहीं, सब कुछ शांत रहा। सुबह करीब 6 बजे थके और निराश होकर ये वापस होलाल केरे लौट कर आ गए और अपने आदमी को भैंस को वापस लाने के लिए भेज दिया कि जाओ यार उस भैंस को वापस ले आओ, कोई फ़ायदा नहीं है, जिसे बेट के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया था। अपना आके गेस्ट हाउस से चाय वाय पीने लगे। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि इनके आदमी भागते हुए पसीने से लथपथ एकदम बिल्कुल हड़बड़ाए हुए लौट कर वापस आ गए। पूछा उन्होंने भाई क्या हुआ भैंस का, तो इन्होंने बताया कि साहब जैसे ही ये लोग भैंस की रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़े, तभी इससे थोड़ा सा दूरी पर कुछ ही गज आगे जो झाड़ियाँ थी उनके पीछे से बाघ ने गुर्रा कर करके अपनी जो है प्रेजेंस दे दी, अपनी उपस्थिति दे दी, वहाँ पर गुर्राने लगा। तो उसकी गुर्राहट को सुन के ही ये सब लोग डर गए और भैंस को वहीं छोड़कर उल्टे पाँव वापस भाग कर आ गए। उनका भैया जान बचाओ लाखों पाओ, अपना भाग
भैंस को छोड़ा और भाग के आ गए। एंडरसन साहब ने चाय का कप रखा एक तरफ, तुरंत कार निकाली और तुरंत पहुंच गए उस जगह पर। अब वहां पहुंचकर इन्होंने जो देखा यार, वो एकदम चौंकाने वाला था। वो भैंस जिंदा थी और बड़े आराम से घास चर रही थी। यार ये इनके लिए बिल्कुल एकदम अप्रत्याशित था। ये तो कहाँ सोचते थे कि अब तक भैंस को बाघ ने निपटा दिया होगा, मार डाला होगा और उसे खा रहा होगा। लेकिन यार वहाँ पहुँच के देखा तो नज़ारा कुछ और ही था। बाघ कहीं नहीं और वो आराम से घास चल रही है। जुकाम हो गया, लग रहा फीवर आएगा। एंडरसन साहब ने अंदाज लगाया कि जैसे ही आदमी भैंस को छोड़ के भागा होगा, तब बाघ जो है झाड़ियों से निकल करके बाहर आया होगा और वो भैंस के बदले उस व्यक्ति पर हमला करना चाह रहा होगा जो भैंस को खोलने के लिए आया था। अब इस संभावना को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मैक्स साहब को होलाल किले वापस भेज दिया। बोला कि भाई आप वापस जाइए और मैं यहाँ रुकता हूँ। और फिर पेड़ पे चढ़कर ऊपर जो मचान बनाया था उस पर बैठ गए। यार बैठे 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 दोपहर का 1 बज गया। अभी तक ना कहीं से कोई आवाज़ आ रही थी और ना किसी तरह की कोई हरकत हो रही थी, ना पक्षी चेप की कोई ऐसी अलर्ट कॉल, ना किसी घुड़ड़ काकड़ की अलर्ट कॉल, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब इन्हें भूख भी लगने लगी थी और हल्की सी नींद के झोंके भी इनको आने लगे थे। तो फाइनली ये पेड़ से नीचे उतरे, इन्होंने भैंस को खोला, अपने साथ लेकर वापस होलाल केरे लौट गए। इन्होंने कहा आपकी कोई फ़ायदा नहीं है, वापस चलो, अब दिन में यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। उस रात इन लोगों ने फिर से उसी जगह पर भैंस को बांध दिया जहाँ दिन में बांधा था। एंडरसन साहब फिर मचान पर चढ़कर बैठ गए और मैक्स साहब अपनी वाइफ को लेकर होस दुर्ग की ओर निकल गए, क्योंकि होस दुर्ग में भी एक भैंस बांधी गई थी उसी जगह पर जहाँ पिछले 3 दिन तक लगातार एंडरसन साहब और मैक्स साहब बाघ के इंतज़ार में वो काहिल के नीचे छुप के बैठते थे, है ना, जो 3 दिन इन्होंने काटे थे। अब उसी काहिल के नीचे मैक्स साहब और उनकी वाइफ जाके बैठ गए। उन्होंने भी अपनी पूरी रात भैंस की पहरेदारी में बिता दी। पहरेदारी कहूँगा कि उसको मारने के लिए बाघ आए तो बाघ को मारा जाए, लेकिन नहीं आया बाघ। उस रात भी कुछ नहीं हुआ। सुबह होते ही मैक्स साहब और उनकी पत्नी वहाँ से वापस लौटे और रास्ते से एंडरसन साहब को उन्होंने पिक किया और फिर अपना गेस्ट हाउस वापस आ गए। और गेस्ट हाउस पहुँच के थोड़ा फ्रेश व्रेश होना, अपना लंच वगैरह किया और फिर आराम करने के लिए थोड़ा चले गए, अपना रेस्ट करें थोड़ी देर। दोस्तों शाम के 4 बजे के आसपास बंगले के बरामदे से अचानक कुछ शोरगुल की आवाज़ आने लगी, कुछ शोर होने लगा। उन आवाज़ों को सुनकर इन लोगों की नींद टूट गई। इन्होंने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ काफ़ी लोग जमा थे, काफ़ी भीड़ थी। पहले तो और बड़ा वो हो हल्ला कर रही थी भीड़। पहले तो इन्होंने सब लोगों से कहा कि भैया प्लीज़ सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, और कोई एक आदमी जो है पूरी बात बताए क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो, इतना क्यों शोर कर रहे हो। सब शांत हो गए। फिर एक आदमी ने बताना शुरू किया कि साहब दोपहर 12 बजे से थोड़ा पहले गांव से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग होलाल केरे से निकल के, मतलब एक मवेशियों का झुंड लेकर चित्रदुर्ग बाजार के लिए निकले थे। अब उन लोगों का विचार ये था कि वो लोग अंधेरा होने से पहले ही वापस होलाल केरे पहुंच जाएंगे। मवेशियों का व्यापार जो भी उन्होंने करना था वो सब करके शाम होने से पहले होलाल केरे पहुंच जाएंगे। अभी वो मुश्किल से 3-4 मील ही गए थे, होलाल केरे से निकले ही थे कि तभी एक गाय अचानक जो मेन रास्ता था उसको छोड़कर वहाँ से करीब 25 गज दूसरी तरफ चली गई। तो उस गाय को वापस लाने के लिए एक उन्हीं आदमियों में से एक आदमी गाय को वापस लेने के लिए चला गया। तभी एक बाघ जो पहले से वह वहाँ की झाड़ियों में कहीं पर छिपा हुआ था, उसने आदमी पर हमला बोल दिया। जैसे ही वो आदमी झाड़ियों के करीब पहुंचा, बाघ ने उस पर छलांग लगा दी। बाघ को देखकर वो आदमी ऑब्वियसली यार डरना था, बहुत बुरी तरह से डर गया और जो मेन जो रास्ता था पलटकर वहाँ पे नहीं आ सका, बल्कि सीधा भागकर पास के एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया। मतलब पत्थर से मेरा मतलब चट्टान थी काफ़ी ऊंची एक, उसके ऊपर चढ़ गया। ये पूरी घटना उन सारे लोगों के सामने घट रही थी, जो गांव के बाकी लोग थे उन लोगों के सामने घट रही थी। वो देख रहे थे
सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि 25 गज की दूरी क्या होती है यार। लेकिन उन लोगों के मन में इतना डर था, इतना खौफ था, कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था कि चलो यार, या तो झुंडी हो हल्ला करे, शोर मचाते हुए आगे बढ़ जाए, लेकिन नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, नहीं किसी के अंदर इतनी हिम्मत कि वो आगे बढ़े और बाघ को भगाने की कोशिश करे। सब लोग बस जो है आपस में एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए, बिल्कुल एकदम से डर के सिमट के खड़े हो गए, कांपने लगे और बस देख रहे थे कि अब क्या हो रहा है आगे। अब जैसे ही वो आदमी पत्थर पर चढ़ा, उसके पीछे पीछे बाघ ने भी छलांग लगा दी और अपने अगले जो उसके पंजे थे, उसके जो नुकीले जो नाखून थे, वो उस आदमी की जांघों में गड़ा दिए, जो थाइस होती है उस पर गड़ा दिए और उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। अब जब वो बाघ जब उसे नीचे खींचने लगा तो आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर देखा, तुरंत उसकी नज़र वहीं पे एक पेड़ की टहनी पर पड़ गई जो पत्थर पे झुकी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से कसकर ऐसे करके टहनी को पकड़ लिया, पूरी ताकत से पकड़ लिया उसको और चीखने चिल्लाने में गिड़गिड़ाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, अरे भाई छोड़ दे, अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आओ, मुझे जैसे चिल्लाया होगा। बाघ का पहला वार नाकाम हो गया था और बाघ नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसके पंजे की जो खरोच थी, जो उसकी थाइस में जो लगी थी, वो इतनी गहरी थी कि उसकी आदमी की जो जांग की खाल थी वो ऐसे लटक गई थी ना, जैसे केले के छिक्कर उतर जाता है, ऐसे लटक गई थी। सोचो यार, बेचारा कितनी तकलीफ में रहा होगा। अब बाघ और भी ज़्यादा गुस्से से भर गया, खून की गंध से वो पागल हो गया। उसने दूसरी बार छलांग लगाई और इस बार उसके दोनों पंजे उस आदमी की शरीर में ऐसे गहराई तक घुस गए। जब दोनों साइड से उसके पंजे घुसे आदमी के शरीर में, तो आदमी के हाथों से वो टहनी छूट गई और वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, तुरंत बाघ ने अपने कैनाइन दांत से उसकी गर्दन पकड़ ली, उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसे उठाकर जंगल के अंदर चला गया। और कुछ ही पलों में वो आदमी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया, मतलब बाघ उसको लेके गायब हो गया। अब ये सुनकर एंडरसन साहब और मैक साहब कुछ ही मिनटों में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ये भयानक घटना घटी थी। घटना बिल्कुल ताज़ा थी, एकदम फ्रेश थी, एकदम ताज़ा थी, थोड़ी देर पहले घटी थी, इसलिए समझने में देर नहीं लगी इन्हें कि वहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे ये घटना घटी होगी। जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि चारों ओर खून के छींटे फैले हुए थे। पेड़ की शाखा जिसे उस व्यक्ति ने बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा था, उसमें उस बेचारे के नाखून भी टूटकर फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक अपना लड़ता रहा हो। वहीं ज़मीन पर कुछ जगह पर खाल के टुकड़े भी बिखरे हुए थे, जो उसकी थाइस के और इधर उधर से निकल के गिरे होंगे, जिन्हें यार बड़ी बेरहमी से बाघ ने नोचा था, बहुत बुरी तरह से। उस जगह से खून की कुछ बूंदें एक लकीर बनाती हुई आगे की तरफ जा रही थी, जो साफ साफ बता रही थी कि उस बेचारे को बाघ किस दिशा में लेकर गया है। इन्होंने उन जो खून की लकीरें थी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सबसे जो ये सारे गांव वाले और ये मैक साहब और एंडरसन साहब, सबके पांव तेज़ी से उस दिशा में बढ़ने लगे। अब वो रास्ता जो है गहरी और झाड़ियों से भरी हुई खाई की ओर जा रहा था। शाम के 5 बज चुके थे और सूरज डूबने में बस अब 1 घंटा और बचा हुआ था, यानी 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाना निश्चित था। ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े ही थे कि इन्हें उसके आदमी के कपड़ों के कुछ फटे हुए चिथड़े और ज़मीन में एक जगह खून का बड़ा सा थक्का दिखाई पड़ा। शायद उस जगह पर बाघ ने उस आदमी को कुछ देर के लिए, जो उसकी बॉडी थी उसको वहाँ पर रखा होगा जिससे खून उसका बहा होगा, और फिर उसे वहाँ से उठाकर नीचे की ओर जो और अंधेरी घाटी थी वहाँ उतर गया। अब तक ये लोग भी उस घाटी में करीब 6 फरलांग नीचे उतर चुके थे। अब इन्हें झाड़ियों से भरा एक ऊंचा सा टीला नजर आया। वो जगह इतनी सुनसान और इतनी वीरान थी कि एंडरसन साहब भी सोचने लगे यार कि
आखिर ऐसी क्या बात रही होगी कि वो बाघ उस आदमी के शव को इतनी दूरी तक लाद के लाया, फिर भी उसने उसको यहाँ पे खाना शुरू क्यों नहीं किया? इतनी दूरी तक लाने के बाद तो उसने उसको खाना शुरू कर देना था। देख रहा था यार एसी से पानी तो नहीं गिर रहा, आजकल ये नई शिकायत हो गई है, पानी गिरने लग जाता है। खैर, एंडरसन साहब अपनी सोच में खोए हुए थे कि तभी अचानक खामोशी को चीरती हुई एक भारी भरकम दहाड़ से वो एरिया गूंज गया। फिर एक तरफ से एक पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ आई, और इससे पहले किसी के भी कुछ समझ में आता, वो विशाल, वो भयानक बाघ एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छलांग मारता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। गोधूली का समय तो हो ही चुका था, वो गायब हो गया। अब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि वहीं झाड़ियों के पास एक कॉर्नर में, एक किनारे में खून से लथपथ उस आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। उस व्यक्ति के शरीर का यार 1/3 हिस्सा बाघ खा चुका था, और इधर वक्त भी इनके हाथों से निकलता जा रहा था, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा था, अंधेरा होते जा रहा था। अब वहाँ पे आसपास से कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था जिस पर चढ़कर बैठा जा सके। इन्होंने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई तो इन्हें एक जगह दिखाई पड़ी जो करीब 12 से 13-14 फीट ऊंची और बिल्कुल सीधी चट्टान थी। ऐसी सपाट चट्टान, दीवार थी, समझ लो जी, 12-13-14 फुट ऊंची एक दीवार थी जो 3 तरफ से तो वो एकदम ढलान थी, 3 तरफ से एकदम खड़ी थी ऐसे सीधी, और मतलब उसमें चढ़ा नहीं जा सकता था, इतनी सीधी थी। बाघ वहाँ देख भी नहीं सकता था, इतनी ऊंची थी। लेकिन चौथी तरफ जहाँ उस व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई थी वो ऐसा ढलान वाला था, जैसे ऐसे करके था, और इस ढलान से बाघ चुपचाप ऊपर चढ़कर इन पर हमला कर सकता था। फिर भी एंडरसन साहब उस चट्टान पर चढ़ गए और सतर्कता से अपनी घात लगाकर बैठ गया, आदमी की तरफ मुंह करके, यानी वो ढलान की तरफ हो कि वहाँ से आएगा तो उसको शूट किया जा सके। एंडरसन साहब को दोनों दिशाओं में नज़र रखनी पड़ रही थी। इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए चट्टान की जो उतरती हुई जो ढाल थी उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर और कुछ झाड़ियाँ कुछ इस तरह से लगा दिए कि अगर जरा सी भी कोई हलचल हो तो ये तुरंत अलर्ट हो जाए। मतलब मान लो पत्थर में पाँव पड़ेगा तो पत्थर फिसलेगा, या झाड़ में पाँव रखेगा तो आवाज़ आएगी, चटाक चुट्टू कुछ आवाज़ आएगी, तो ये अलर्ट हो जाएंगे। अब इन्होंने मैक साहब को बोला कि वो जो है होलाल किले और होस दुर्ग के बीच की जो सड़क है वो उस पर अपनी कार से चक्कर लगाते रहे, क्योंकि बाघ उस रास्ते पर भी निकल सकता था। अब गांव वाले और मैक साहब चले गए। अब वहाँ पर उस बॉडी के पास सिर्फ एंडरसन साहब अकेले रह गए थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। भाई एक तो वैसे ही नीचे खाई, अंधेरा पहले ही अंधेरा हो रहा था, अब तो बिल्कुल ही अंधेरा होने लगा। एंडरसन साहब चट्टान की उस ढलान पर लगातार जो है अपनी निगाहें टिकाए हुए थे। जंगल बहुत घना था और उस समय तक अंधेरा भी ऐसा हो गया था कि अगर कोई हाथी भी सामने आ खड़ा होता तो वो भी जो है साफ साफ नज़र नहीं आता, वो इतना भारी भरकम जीव भी इनको नहीं दिखाई पड़ता। और इनके बाईं तरफ जहाँ उस व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई थी, अब वो एरिया भी इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। अब वहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा था यार। रात के ठीक 10 बजे के आसपास जंगल में कहीं से जो एक सांभर था उसकी एक अलर्ट कॉल सुनाई पड़ी। वो एक अलर्ट कॉल जैसे वो किसी खतरे से अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाया हो, अपने साथियों को अलर्ट कर रहा हो कि भैया भाग लो, यहाँ कुछ है खतरा। उसके कुछ ही पलों बाद किसी बाघ ने बहुत जोर की दहाड़ लगाई, और फिर उस दहाड़ का जवाब एक और भयानक दहाड़ से मिला। ये दहाड़ उस दिशा से आई थी जिधर से ये लोग आए थे। मतलब एक इधर से दहाड़, एक उधर से दहाड़। अब मतलब एकदम साफ था कि वहाँ कम से कम 2 बाघ तो थे ही थे। एंडरसन साहब वहीं उस चट्टान पर बैठे रहे, जंगल की खामोशी में डूबकर सोचने लगे, यार क्या है ये सब। अब ये जो तस्वीरें जो सामने थी वो और उलझने लगी। अब इन्हें ये यकीन होने लगा था कि इस इलाके में कम से कम 2 बाघ तो है ही हैं, और बहुत संभव है कि 3 बाघ भी हो सकते हैं। तो
एक भाग तो वही था जो नीडर, अपना वो क्रूर खूंखार नरभक्षी, और दूसरा उतना ही चालाक और धूर्त जो गाय भैंसों को उठाकर ले जाता था। लेकिन कभी हालात ऐसे हो जाते थे, उनको ऐसा मौका हो जाता था, तो वो दोनों ही नरभक्षी बन सकते थे और पालतू जानवरों का के शिकारी भी बन सकते थे। दोनों काम में माहिर हो सकते थे। और अगर कहीं तीसरा भाग भी हुआ और वो भी वैसा ही खतरनाक निकला, तो भैया बड़ा यक्ष प्रश्न था, बड़ा मुश्किल, बड़ा क्या। अब इन सारे सवालों का जवाब उस समय तो एंडरसन साहब के पास कुछ था नहीं, क्योंकि अब तक बाघों ने जहाँ जहाँ भी शिकार किया था वहाँ की ज़मीन एकदम सूखी, खुरदुरी और सख्त रही थी। इस वजह से बाघों के पग मार्क्स अभी तक इनको नहीं मिल पाए थे। अभी तक तो इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जो बाघ है, ये जो नरभक्षी है, ये बाघ है, बाघिन है, ये दो हैं कि ये तीन हैं, ये मेल है, फीमेल है, या एक मेल एक फीमेल, या दो फीमेल, कुछ भी नहीं पता था। A to Z कुछ नहीं पता था। अब बाघों का दहाड़ना भी बंद हो गया था। जंगल में एक बार फिर से डरावनी शांति फैल गई। अब डरावनी कहेंगे यार, दो दो बाघ तुम्हारे अगल बगल दहाड़ रहे हैं, तो कभी कभार किसी घुड़ड की आवाज़ गूंज जाती थी, या फिर वो रात के कीड़े झिंगुरों की जो धीमी सी जुंग 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 जो आवाज़ होती है, वो सुनाई देती थी। अब जंगल से जैसी कोई तेज हवा का झोंका गुजरता, तो पत्ते भी इस तरह से साए साए करने लगते जैसे कहीं दूर कहीं समुद्र है और उसकी लहरें उठ रही हूँ। बड़ा अजीब सा माहौल वहाँ का हो रहा था। अब तक तो एंडरसन साहब को कोई खतरे का संकेत नहीं मिला था, ना कोई आहट, ना कोई हरकत, ना कोई पूर्व सूचना, मतलब कुछ भी नहीं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर अचानक इनके ठीक पीछे चट्टान से कोई भारी सी चीज आकर टकराई, और लगा जैसे किसी के पंजे चट्टान को रगड़ते हुए नीचे की तरफ गए हों। और उसके साथ ही भयानक और गुस्से से भरी हुई गुर्राहट भी सुनाई दी। अगले ही पल वो चीज जो भी थी वो बड़े जोर से नीचे गिरी। जब तक एंडरसन साहब पलटकर चट्टान के किनारे से नीचे झांकते, तब तक वो गायब हो चुका था। यानी कि बाघ था जो गायब हो चुका था, वो सीधी तरफ से इनके ऊपर छलांग मार गया था। दरअसल उस नरभक्षी ने वो किया जिसकी इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद ही नहीं थी कि खड़ी चट्टान के पीछे साइड से भी अटैक कर सकता है। ये तो सामने ढलान वाले एरिया को टारगेट किए हुए थे। यार बाघ को किसी तरह से पता चल गया था कि एंडरसन साहब वहाँ उस चट्टान पर मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल खामोशी से बिना किसी आवाज़ के पीछे की ओर से दबे पांव आया था, और उसने उस 12-13-14 फुट ऊंची जो खड़ी दीवार जैसे चट्टान थी उस पर छलांग लगाने की कोशिश की थी। पर शायद एंडरसन साहब की किस्मत उस टाइम ज़्यादा बुलंद थी, इनके साथ इनकी किस्मत चल रही थी, क्योंकि बाघ की छलांग कुछ ही इंचों से चूक गई थी। यानी कि कुछ इंच वो और ऊपर कूदा होता तो इनको पकड़ लेता, तो वो कुछ इंचों से रह गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। ऐसे पंजे रगड़ते हुए गए उसके, और फाइनली नीचे गिर गया। उस रात का बाकी हिस्सा एंडरसन साहब ने चुपचाप पूरी सतर्कता के साथ वहीं पर काटा। उसके बाद में फिर कोई ऐसी हलचल नहीं हुई, कोई हरकत, कोई हलचल, कुछ कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब सूरज आसमान में ठीक ठाक तरीके से चढ़ गया, उजाला अच्छा खासा फैल गया, तब ये धीरे धीरे नीचे उतरे और जंगल के रास्ते से चारों तरफ देखते हुए सतर्क अलर्ट होकर के बाहर निकलने लगे। हालांकि इन्हें डर इस बात का था कि जब बाघ को इनकी मौजूदगी का पता लग चुका है कि यहाँ पर मौजूद है, तो वो किसी भी मोड़ पर या किसी भी झाड़ी में कहीं भी छुपकर इन पर घात लगाकर बैठा हो सकता था, और इन पर हमला करने के तो 100% चांस थे। ये इस बात को जानते थे, तो ये बहुत अलर्ट होकर चल रहे थे। लेकिन फिर किस्मत तो साथ ही थी, ये सही सलामत सड़क तक पहुंच ही गए। वहाँ पर मैक साहब गाड़ी लेकर इनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने भी रात भर हुलाल किले और होस दुर्ग के बीच वाली सड़क पर कई चक्कर लगाए थे, जैसे एंडरसन साहब ने उन्हें समझाया था। लेकिन उन्हें भी बाघ देव ने, बाघराज ने, राजा साहब ने मतलब शेर खान, कुछ कहिए, वो कहीं इनको रोड में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मतलब इनको भी नहीं दिखा, उनके से भी निकल गया।
अब बंगले में वापस लौटते ही एंडरसन साहब ने अपने आदमी को बोला कि वो लोग जाएं और उस मरे हुए आदमी के जो बचे खुचे अवशेष हैं उनको झाड़ियों की शाखाओं से ढक दें, अच्छी तरह से उसको ढक दें, ताकि गिद्ध जैसे जो परजीवी हैं वो उस पर अटैक ना कर सके, उनसे उसे बचाया जा सके। और फिर इन्होंने तय कर लिया कि ये मतलब फिर उसी चट्टान में रात दोबारा बैठेंगे जहाँ पे पिछली बार वो नरबख्शी इनके बहुत पास तक आ गया था। आज फिर वहीं पे बैठा जाए और आज फिर कोशिश करी जाए। लेकिन जैसे ही इनके आदमी निकलने वाले थे कि तभी उस जो व्यक्ति था वो मृत जिसके वो बाघ ने मार दिया था, उसके घर वाले आ गए और वो लोग शव को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। बोले नहीं, हम लेके जाएंगे। एंडर साहब ने उनको बहुत समझाया, बड़ी विनती करी, भाई कि सिर्फ एक दिन के लिए और रुक जाओ यार, बस एक दिन के लिए रुक जाओ, वो उस मरे हुए आदमी का की जान का बदला ले लेंगे यार, उसको एक दिन का समय दे दो, बस आज का समय दे दो। लेकिन दुख और खौफ से भरे उन लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट कोई मायने नहीं रखती थी। वो लोग एक दिन तो क्या, वो लोग तो एक मिनट को भी रुकने को तैयार नहीं थे। नहीं, हम बस बॉडी को ले जा रहे हैं। उनका तो ये था कि उनको ले जाना है और इसका संस्कार करना है। उधर 2 घंटे बाद होश दुर्ग की ओर से खबर आई कि वो काहिल जो रखी, जो कढ़ाई जो थी जहाँ पे गड्ढा खुदा था, वहाँ जो पिछले हफ्ते से भैंस लगातार बांधी जा रही थी, उसको भी बाघ ने मार दिया है। शाम होते होते एंडरसन साहब और मैक्स साहब दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ पे भैंस जो मारी गई थी। यहाँ तो कुछ होना नहीं था। रात आधी होने को आ गई थी। चारों ओर बिल्कुल घुप अंधेरा फैला हुआ था और उस पर जंगल की भारी और खौफनाक खामोशी। तभी पास ही कहीं से एक बाघ की गुर्राहट इन लोगों को सुनाई दी। वो इनके चारों ओर घूम रहा था। कभी झाड़ियों के पीछे से उसकी मौजूदगी की आवाज़ आती, तो कभी सूखे पत्तों पर चलने की उसकी आवाज़ आती, जैसे ना चप चप क्लैक छक आवाज़ आती ना सूखे उस पर चलने की, वो आवाज़ आती। एंडरसन साहब और मैक्स साहब दोनों छुपकर बाघ की हर हरकत पर ध्यान रखे हुए थे, लेकिन वो बाघ इन लोगों के सामने आ ही नहीं रहा था। उनसे चक्कर जरूर काट रहा था आसपास, लेकिन सामने नहीं आ रहा था। गुर्रा रहा था, उसके चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सामने नहीं आ रहा था। आधे घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया और बाघ कुछ दूरी पर ये चक्कर लगाए जा रहा है। अब तो ये बात साफ हो चुकी थी कि उसे शक हो गया था कि अब वहाँ कोई है और वहाँ जाना उसके लिए अब खतरनाक हो सकता है, खतरे से भरा हुआ हो सकता है। अब मैक्स साहब ने एंडरसन साहब से एक बड़ी अजीब सी बात, लेकिन बड़ी हिम्मत, कलेजे वाली बात कही। कहते हैं कलेजे वाला इंसान ही कर सकता है ऐसी बात। उन्होंने कहा कि अगर वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करें, यानी कि मैक्स साहब वहाँ से निकलने की कोशिश करें और बाघ को ऐसा लगे कि जैसे अब इस भैंस के पास कोई नहीं है, तो हो सकता है कि वो बाघ भैंस के पास आए या उस पर अटैक करे और एंडरसन साहब को उसे शूट करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे सोच में तो दम था, बात तो सही थी, लेकिन उसमें मौत भी छुपी हुई थी। क्योंकि अगर वो बाघ नरभक्षी होता या फिर वो जो टॉट की जो मृत्यु जिस रात को हुई थी उस तरह की रात होती, मतलब कोई उसका जोड़ीदार नरभक्षी एक और होता, तो क्या होता? एक तो चक्कर काट और हो सकता है कि एक घात लगाए बैठा होता, तो ऐसे में क्या होता? एंडरसन साहब को पूरा आधा घंटा लगा मैक्स साहब को ये समझाने में कि मैक्स साहब का ऐसे घने अंधेरे जंगल में उस बाघ के सामने चलना ठीक नहीं है। भाई ये तो आत्महत्या करना है, उससे कम नहीं है ये। तो ये सुसाइडल विचार निकालो दिमाग से। बाघ रात भर इन लोगों के आसपास ही घूमता रहा, बीच बीच में गुर्रा भी रहा था, लेकिन इन लोगों के सामने नहीं आ रहा था। और फिर सुबह होने से पहले वो चुपचाप वापस जंगल में लौट गया। एंडरसन साहब और मैक्स साहब भी थके हारे और अपना वापस बंगले में लौट कर आ गए। एक और निराशा भरी रात गुजर गई, तो इस रात भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये अगले 2 दिन वो भी वैसे ही भी थे, बस सन्नाटे और इंतज़ार में। दोनों
रातों में एंडरसन साहब और मैक साहब होलाल खेरे से होसदुर्ग से होलाल खेरे, चित्रदुर्ग, बस इसी सड़क पर अपना चक्कर लगाते रहे कि कहीं बाघ मिल जाए। एक हाथ में टॉर्च, राइफल और अपने मन में एक उम्मीद कि शायद किसी मोड़ पे वो बाघ सामने आ ही जाए। लेकिन नहीं यार, अभी उस बाघ का समय नहीं आया था, उसका वक्त नहीं आया था। अभी एक्चुअली उसका समय पूरा नहीं हुआ था। अभी तो न जाने कितने लोगों और मवेशियों को उसने अपना शिकार बनाना था, कुछ पता थोड़ी। तो दोस्तों, उस नरभक्षी बाघ के जाने का वक्त कब आएगा, कब लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिलेगी, यही सोच रहे होंगे ना आप। तो यार वो तो मैं आपको अगले एपिसोड में ही बता पाऊँगा। तब तक इंतज़ार कर लीजिएगा और बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ, है ना। आपका अपना चैनल है, आपको बने रहना चाहिए। वैसे आप चैनल को बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चैनल और मेरे शरीर दोनों के लिए। स्ट्रेन, ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इसके लिए कि ये ठीक हो जाऊं यार। मैं जितना जल्दी ठीक हो जाऊं उतना अच्छा है। बस आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहिएगा और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। आपका प्यार और आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग और स्नेह चैनल के ऊपर हमेशा बना रहे। आप इस चैनल के मुख्य स्तंभ हैं। आप सभी मित्रों का यार बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरे को दिया। अब मुझे बेशकीमती समय दिया या अपना बेशकीमती समय ख़राब किया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे उसके लिए धन्यवाद ही कहूँगा। आज आप पहली बार चैनल में आए हैं तो मित्र, कुछ ऐसा करो ना कि आपका और मेरा ज़िंदगी भर का साथ चलने वाला रिश्ता बन जाए, एक अटूट रिश्ता। अब उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी स्क्रीन पर अपनी उंगली चला देनी है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर दिल करे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। बस जुड़ गए आप उत्तरांचल डायरीज़ फैमिली के साथ। ये जो हमारा परिवार है उत्तरांचल डायरीज़ का, हम इसे एक बहुत विशाल और बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं, और वो बिना आप लोगों के समर्थन से नहीं होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे, है ना। तो ओके, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यार हाँ, अगर हो सके तो थैंक्स ऑप्शन में यार ज़रूर जाना यार, आता है ना थैंक्स ऑप्शन। और यार अपनी दिल से, अपनी श्रद्धा से जो भी राशि, जो भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही, बहुत जल्दी, ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।